श्री वेदपुरुषाय माँ सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम गंगाराम देवताभ्यो नमः। ओम कुल देव्यै नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देव्यै नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। भगवान गणेश के चरणों में, माँ सरस्वती के चरणों में मेरा प्रणाम। ऋषि पाराशर का ध्यान करेंगे। आप सबके हृदय में विद्यमान ऋषि पाराशर को मेरा प्रणाम। कक्षा का शुभारंभ करते हैं। बंद कर दूं क्या? ये राइट है और क्या? चलते हैं अपनी कक्षा में। देखिए, आप एक पुस्तक को पूछ रहे थे। पुस्तक का नाम है भारतीय ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत। ये प्रियंवदा अग्रवाल आशुतोष शर्मा की पुस्तक है। आशुतोष शर्मा के नाम से आपको जो है मिल जाएगी मार्केट में, या अमेजोन से आप मंगा सकते हैं। इसमें बहुत जी जी। सरल भाषा लिखा हुआ है, भारतीय ज्योतिष के हम्म, मूलभूत सिद्धांत। जी मैंने लिखा तो था, थोड़ा सा रह गया, लिख देती हूँ। जी, नाम तो आशुतोष लिखा शर्मा था। जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कक्षा की तरफ। स्क्रीन शेयर करते हैं। जी, हमने स्क्रीन शेयर कर दिया है। अब हम चलते हैं। ये हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर चलते हैं। इस पृष्ठ के सबसे लास्ट पॉइंट को देखिए। अस्त ग्रह अपने शुभ फल देने की क्षमता खो देते हैं और उनके अशुभ फल देने की क्षमता सूर्य के नजदीक होने के कारण तुलनात्मक अपेक्षाकृत बढ़ती जाती है। अस्त ग्रह अपने शुभ कारकों को भूलकर केवल अशुभ कारकों का ही फल देते हैं। यानी कुंडली में जितने अस्त ग्रह पड़े हुए हैं, और अस्त क्यों है वो, क्योंकि सूर्य के निकट है कहीं ना कहीं, तो वो अशुभत्व को बढ़ा देते हैं और शुभत्व फल देने में की क्षमता उनकी कम हो जाती है। तो यहाँ यही कहा है कि शुभ कारकों का ही अशुभ कारकों का ही फल देने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुंडली में जितने अधिक ग्रह अस्त होंगे, कुंडली उतनी ही दुर्बल हो जाती है। जीवन स्तर उतना ही ज्यादा निम्न हो जाता है। सोच समझ, रहन सहन, खान पान, वैचारिकता, सब चीजें निम्न हो जाती हैं। जैसे कि एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। अगर किसी की कुंडली में शनि अस्त है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा? तुम आवाज देते रहो, उसे सुनाई नहीं देगा, ठीक है। अगर वो कहीं केंद्र में पड़ा हुआ है, तो होता क्या है कि वो सुनेगा नहीं जल्दी से बात को, और वो उसके हिसाब से तो उसे सुनाई नहीं दिया, और आप उसे आवाज ही देते रहो। एक मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। वैसे हर ग्रह का अपना फल अलग अलग भावों में पृथक होता है, उस भाव से संबंधित जहां वो अस्तवस्था में विद्यमान है, तो वो है उसका जो है उस हिसाब से फल होता है। अब जैसे शुक्र को कहते हैं कि छठे घर में शुक्र अगर बैठ गया, तो वह निर्बल हो जाता है, मतलब वो निष्फल हो जाता है, और वह उसका मारण स्थान है, मरण स्थान है किसका? शुक्र का। क्योंकि शुक्र क्या है? वीर्य है। शुक्र क्या है? ऐश्वर्य है। शुक्र क्या है? लग्जरी लाइफ है, भोग है। और वो छठे घर में जाकर बैठ गया, तो वह उसका मारण स्थान है। और 12वें घर में है, तो व्यक्ति लाइफ लॉन्ग लग्जरी लाइफ जिएगा। मतलब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी, उसके पास पैसा, ऐश्वर्य, धन संपन्नता आती जाएगी, और वो हर प्रकार के सुखों से संपन्न होगा। मतलब वैसे तो 12वां घर शैया सुख का है, निंदा सुख का है, ऐश्वर्य का है। ये कौन है जो कक्षा में बोल रहे हैं? कृपया माइक बंद रखें। और जिसका जो प्रश्न हुआ करे ना, कृपया कक्षा के या तो अंत में करिए, और अगर अंत में भी नहीं कर पाते हैं तो पर्सनली आप मैसेज कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं बता हमने माइक बंद किया है, कृपया माइक ऑन ना करें, इससे व्यवधान उत्पन्न होता है। निहारिका जी, आपका माइक खुला हुआ है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमने ये बताया कुंडली में जितने अधिक ग्रह अस्त होंगे उतनी ही कुंडली दुर्बल हो जाती है और जीवन स्तर उतना ही ज्यादा निम्न हो जाता है। कुंडली में जो ग्रह अस्त होते हैं उसके कारकत्व संबंधी शुभ फलों का सुख जातक अपने जीवन में कभी प्राप्त ही नहीं कर पाता, लेकिन ग्रह के कारकत्व संबंधी अशुभ फलों को अवश्य भोगता है। देखा आपने क्या कहा कि अगर वह ग्रह अस्तावस्था में है आपकी कुंडली में, चलित में, नवमांश में या लगन चार्ट में, तो वह शुभ फल को तो खत्म ही कर देगा लगभग और अशुभ फल ही प्राप्त कराएगा। तात्पर्य ये हुआ, यानी शुभ फल नहीं भोगता उन कारकत्वों से संबंधित। मानो बुध कहीं अस्त है, तो बुध क्या है, बुध सुख का कारक है, बुध बुध वैवाहिक जीवन का कारक है। ठीक है, सुख और सौभाग्य को मतलब सुख को देने वाला है, वाणी को देने वाला है। लेकिन बुध अस्त है तो सूर्य के निकट आकर अगर वहां जो है अस्त दिखा रहा है कि वो सूर्य के निकट है और वो इतने अंश बल उसका कम है कि वो अस्त हो गया है, तो अस्त होने पर वह जिस जिस भाव का कारक है वहां के शुभत्व को तो समाप्त कर देगा और अशुभत्व को बढ़ा देगा, यानी वह व्यक्ति उस बुध से संबंधित अशुभ फल ही भोगेगा। और अगर बुध अगर मार्केश है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहते हैं बुध से बड़ा मार्केश कोई नहीं। ठीक है, तो बुध की जब दशा चलेगी और वो जो है अगर वो उसके लिए उस लगन की कुंडली के लिए मार्केश है तो वो उसे नाना प्रकार के कष्ट देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी फल प्राप्त होते हैं कि तीन या तीन से ज्यादा ग्रहों के अस्त रहने पर व्यक्ति जड़वत हो जाता है। जड़वत से मतलब है कि वो परिस्थिति से निकल ही नहीं पाता। जड़वत से मतलब बुद्धि ही काम नहीं करती कि उसको कैसे उस समस्या से निकलना है। क्या कहते हैं, नीलिमा जी बताइए, जैसे हम स्क्रीन शेयर करते हैं तो क्या मैं आपको दिखाई देती हूँ? जी। चलिए हम अब अपनी कक्षा छोटे में से चलते आइकन हैं। में दिखता है आपका चेहरा ना, दिख जाता है। जी 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 जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि कुंडली में जो ग्रह अस्त हो जाते हैं कारकत्व संबंधी शुभ फलों का सुख जातक अपने जीवन में कभी प्राप्त नहीं करता, लेकिन ग्रह से संबंधित ग्रह के कारकत्व संबंधी अशुभ फलों को वह अवश्य भोगता है। ऐसे भी फल प्राप्त होते हैं कि यदि तीन तीन से ज्यादा ग्रह अस्त रहने पर व्यक्ति जड़वत हो जाता है, यानी वह इस स्थिति से आजीवन निकल ही नहीं पाता, उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती। अभी एक इसके लिए हम एक उदाहरण दे देते हैं। एक समय की बात थी, हमारे विद्यालय की छुट्टी हो रही थी और हम जा रहे थे। तो जैसे ही हम बस में बैठते हैं कुछ टाइम के लिए, कहीं स्टॉपेज पर बस रुकी, तो हमने देखा कि कुछ एक व्यक्ति है जो अपने आप को पीटते हुए और एक वैसा कहते हैं ना, एक वैसा भेष बना करके, जैसे होते हैं ना, मतलब अजीब सा अपने आप को कलर अप करके और अजीब सी स्थिति में वो, क्या कहेंगे उसको, मतलब उसने अपना वेशभूषा भी बदली हुई, स्वरूप भी बदला हुआ, अपने आप को पेंट वेंट किया हुआ, कलर किया हुआ और इस तरह का, और वो भीख मांग रहा है। इस तरह से कोई धन भिक्षा मांगने का वो तरीका देखो उसका। अब दूसरा तो बहरूपिया देख हो गया करके, मैडम एक तरह का। हाँ बहरूपिया, वेरी गुड। मैं वो एक्चुअल शब्द ढूंढ नहीं पा रही थी। बहरूपिया, अब वो बहरूपिया बन करके पैसे मांग रहा है, खुद को कष्ट भी दे रहा है कि लोग ऐसे ना सही ऐसे उसको धन दे दें। लेकिन क्या उसे पता है क्या ये सही तरीका है, इतना वो उसको भिक्षा मिल जाएगी कि जितना वो स्वयं को कष्ट दे रहा। अब कोई व्यक्ति उसको देखकर हंसे, लेकिन अगर कोई बुद्धिशाली व्यक्ति होगा तो वो यही सोचेगा कि भगवान ने इसकी बुद्धि को जड़वत कर दिया है और ये यही नहीं समझ पा रहा है कि किस तरह से जो है क्या कहते हैं, अर्निंग करनी चाहिए, श्रम करना चाहिए या कुछ भी। अरे इतने धर्मार्थ वो धर्मशालाएं खुली हुई हैं, इतने तीर्थों पर कई जगह तो निशुल्क भोजन दिया जा रहा है। तो ऐसी जगह भी मतलब उसकी बुद्धि इतनी काम नहीं करती कि वो कहीं ऐसे ही, अगर वो नहीं श्रम कर पा रहा, नहीं उसको प्राप्त हो पा रहा, तो वो इसी प्रकार से अपना पेट भर ले। लेकिन वो बहरूपिया बन करके, तरह तरह के रूप रख करके जो है वो इस तरह से कार्य कर रहा, उस मतलब बुद्धि एकदम जड़वत हो गई, वो समझ ही नहीं पा रहा इस परिस्थिति से कैसे निकलूं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं। अस्त ग्रह बलहीन हो जाते हैं और शुभ देने की क्षमता को खो बैठते हैं। अस्त होने का सबसे अधिक दोष चंद्रमा को लगता है और सबसे कम दोष बुध को लगता है। ठीक है, सबसे अधिक जो दोष चंद्रमा को क्यों लगता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। ठीक है, अगर चंद्रमा अस्त है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में माता का सुख कम होगा,
ठीक है। मन मन कमजोर होगा, कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब मन ही व्यक्ति का पीड़ित हो तो वो कैसे निकलेगा समस्याओं से। एक एक व्यक्ति है कि वो चीजों को पॉजिटिवली लेगा, और एक व्यक्ति है कि छोटी सी भी बात हो गई और वो उसमें भी नकारात्मकता खोज लेगा और अपने आप को पीड़ित करेगा। ठीक है। छोटी छोटी बातों पर तो चंद्रमा का अस्त होना, चंद्रमा का बलहीन होना, चंद्रमा का शनि के साथ बैठ के विषदोष बना देना, ये सब बड़े मतलब कहते हैं ना, चंद्रमा जरूर मजबूत हो कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा तो माँ है, चंद्रमा आपका मन है। और मन ही कमजोर पड़ गया तो व्यक्ति जो है जाल में फंसता चला जाता है, निकल ही नहीं पाता। मन से कमजोर व्यक्ति तो बहुत ही प्रकार के कष्ट पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे कम दोष किसको लगता है? बुध को लगता है अस्त होने का। अब ये एक पॉइंट है जो ऋषियों के द्वारा बताया गया है कि अगर कहीं बुध अस्तावस्था में, वैसे तो कई बार ये कहते हैं कि शनि अस्त है और वो केंद्र में कहीं बैठा है, लेकिन अगर वो अपनी राशि पे बैठ गया तो इतना दुष्प्रभाव नहीं देगा। लेकिन फिर भी अगर केंद्र में कहीं शनि अस्त है तो क्या होगा, वो व्यक्ति को आवाज देता रहो, वो सुनेगा नहीं जल्दी से। ठीक है। अब ऐसी बुध को इन्होंने कहा कि बुध को कम दोष लगता है, लेकिन बुध और बहुत चीजों का कारक है, तो इसलिए शायद कम दोष लगता होगा। लेकिन दोष अवश्य लगता है, क्योंकि ऋषियों का कथन है कि अस्त होने पर शुभत्व की कमी आ जाती है और अशुभत्व बढ़ जाता है। कमी क्या आ जाती है, लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात उन्होंने की कही कि बुध को कम दोष लगता है। लेकिन अगर बुध राहु के साथ भी बैठ गया, बुध और प्रकार से भी पीड़ित हो गया, तो फिर वो दोष ज्यादा बढ़ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि चार्ट में किस तरह की ग्रहों की स्थितियां हैं। अस्त ग्रहों की दशा अंतरदशा भी बड़ी कष्टकारी होती है। अस्त ग्रह की दशा में ग्रह के कारकत्व संबंधी रोग जातक को अवश्य ही होते हैं। अगर किसी का कोई ग्रह अस्त है तो उससे संबंधित जो है उसको पीड़ा होगी, उसको मानसिक या शारीरिक रूप के कष्ट होंगे। ये हम पढ़ लिए थे ग्रहों की दृष्टियां, एक पाद, द्विपाद और त्रिपाद और पूर्ण दृष्टि। ठीक है। प्रत्येक ग्रह अपने से सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और कुछ ग्रहों की विशेष दृष्टियां कही है, जैसे मंगल की चौथी, सातवीं, आठवीं। ठीक है। गुरु की पांचवी, सातवीं, नवीं, ये हम पढ़ा चुके थे। और शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि। अब हम इसे कैसे देखेंगे, उस दिन मैंने बताया था, काल पुरुष की कुंडली भगवान विष्णु की कुंडली होती है, पहले भाव में मेष राशि आती है। तो हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दृष्टि का अर्थ समझेंगे, यानी तीसरी दृष्टि हो गई पराक्रम को दर्शाएगी। तो वो व्यक्ति की जो शनि की तीसरी दृष्टि जहां जाएगी, वहां उसे पराक्रम करना पड़ेगा, विशेष एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मतलब लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ सकता है, कैसे भी करके अपनी ऊर्जा को ऊर्जा लगा करके जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, या कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार से सातवीं दृष्टि है। सातवीं दृष्टि क्या, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव किसका है? पति का है, मित्रों का है, आपके बिजनेस का है। तो वहां वह व्यक्ति संघर्ष करेगा। कोरोना काल में बहुत लोगों ने संघर्ष किया है, वैवाहिक जीवन को लेकर भी किया है, पति को लेकर भी किया है, अपने मित्रों के संबंधों को लेकर भी किया है। क्योंकि कष्ट काल में हमें अपने मित्रों का पता चलता है कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। और यहाँ तक कि बिजनेस भी लोगों के ठप हो गए। मतलब कोरोना काल तो ऐसा आया कि जिनके बिजनेस चल रहे थे वो ठप हो गए, और जिन्होंने नए स्टार्ट किए, जिनका शनि अच्छा था, नए स्टार्ट करे, उनके चल पड़े। ठीक है। जैसे कि किसी ने खाने का काम कर लिया, किसी ने कोई टेक्निकल वर्क कर लिया। ठीक है। दशम भाव किसका दिखाता है? काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दशम भाव कर्म का है, दशम भाव कार्य क्षेत्र का है। ठीक है। तो वो वहां पर 10वीं दृष्टि डालेगा। अब वो स्थान परिवर्तन को भी दिखा सकता है। मतलब संघर्ष तो है इसकी दृष्टियों में, संघर्ष है, लेकिन वो तबादला भी कर सकता है, पदो अगर शनि अच्छा है तो पदोन्नति भी। लेकिन वो कर्म करना सिखाएगा दशम भाव में। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो आपको झटके देगा, वो आपकी परीक्षा लेगा, आपको कर्म करना सिखाएगा, आपको इस योग्यता प्रदान कराएगा कि आप कुछ करें। मतलब आप जिस जो योग्यता जो आप करना चाहते हैं वो उस समय घटित होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार एक्टर नहीं आते हैं और बहुत संघर्ष करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और बुढ़ापे में आके वो सक्सेसफुल हो गए। तो ये क्या है, उसको उस योग्य बनाया शनि ने, उसको कर्म कराया उससे। उसे जब वो योग्यता हासिल हो गई तो उसको वो मतलब उस कि पद प्रतिष्ठा मिल गया।
मतलब कि ये अगर कौन। शनि अच्छा होगा तो वो उसकी हर इच्छाओं को पूरी करेगा। देखिए वो तो हर ग्रह का अपना शुभ और अशुभ तो फल होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने बात की दृष्टियों की, और 10वीं दृष्टि ये दिखाती है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। जहां पर शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है वहां पर उस भाव का कर्म करना शुरू कर दीजिए, वहां कर्म करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये दीप्तावस्थाएं हैं, ठीक है, बाल आदि अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्थाएं हैं। देखिए जागृत अवस्था को देखते हैं। उच्च स्वप्वांशगत ग्रह जागृत अवस्था में होता है, मतलब जागृत जगा हुआ ग्रह उच्च अवस्था में होगा, अपने स्वग्रही होगा तो वो जागृत है, वो आपको फल देगा। मतलब बातें वही हैं, वो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। मित्र और नवमांशगत ग्रह स्वप्नावस्था में, और नीच और शत्रु ग्रह नवमांशगत ग्रह सुप्तावस्था में होता है। यानी नीच ग्रह शत्रुगत ग्रह सुप्तावस्था में होता है, यानी वो शुभत्व फल को कम करता है। ठीक है, ये अभी मुझे नहीं लगता कि इतना विशेष है आपको पढ़ाया जाए, लेकिन इसमें ये कहा है, जैसे ऊपर कहा है कि ग्रह दीप्त स्वस्थ और मुदित तीन अवस्थाओं फल शांत दीन और अवस्थाओं के मध्य मध्य फल तथा शेष अवस्था साधारण फल प्रदान करते हैं। अगर ग्रह दीप्त है तो पूर्ण फल देगा, स्वस्थ है तो फल देगा। ठीक है, मुदित भी वैसे प्रसन्न होता है, लेकिन अगर दीन है तो वह मध्यम फल देगा या कम फल देगा। तो वो वही चीजें बताई गई हैं, कुछ तो नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। मंद गति ग्रह ज्यादातर तटस्थ बने रहते हैं। मंद गति ग्रह व्यक्ति को आशावान बनाए रखते हैं, किंतु आशाएं पूरी नहीं होने देते। एक तो होता है वक्री जो पीछे चलता है, ठीक है, या टेढ़ा हो जाता है। एक होता है अतिचारी जो एक कदम आगे चलता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा मंद गति से चलने वाले ग्रह, वो क्या होते हैं, तटस्थ रहते हैं, जिनकी गति धीमी होती है, जैसे शनि की गति धीमी है। ठीक है, और वह व्यक्ति को आशावान बनाए रखते हैं। अब शनि बहुत अच्छा है, किसी कुंडली में योगकारी है, तो वह उसकी आशाएं पूरी करेगा। अब जैसे मैंने उस दिन बृहस्पति के लिए बताया था कि बृहस्पति जब वहां बैठता है, एकादश में बैठ जाए या पराक्रम भाव में बैठ जाए, तो व्यक्ति एकादश में बैठ जाए तो इच्छाओं को बढ़ा देगा। ठीक है, इच्छाओं को इतना बढ़ा देगा कि व्यक्ति मेहनत करेगा ये पाने के लिए वो पाने के लिए। और अगर वो पराक्रम भाव में बैठ गया तो वहां व्यक्ति उसको और भी ज्यादा संघर्ष, मतलब वैसे संघर्ष करा देगा। वह व्यक्ति निरंतर संघर्ष कर रहा है जीने के लिए, खाने, अपनी खुशियों के लिए, विशेषकर जीने के लिए संघर्ष कर रहा है कि वो कैसे जिए। ठीक है, कुटिल गति ग्रह का ज्यादा झुकाव अशुभ फलों की तरफ ही होता है। शीघ्र गतिक शुभ ग्रह पाप फलप्रद होते हैं, और शीघ्र गतिक पाप ग्रह शुभ फलप्रद होते हैं। मतलब शीघ्र चलने वाले जो पाप ग्रह हैं शुभ फलप्रद होते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी का थोड़ा सा अंतर आया, लेकिन वो शुभ फल दे जाता है कई बार, अगर उसकी पोजीशन अच्छी है। उदय गति ग्रह सुख प्रदान करते हैं, जो उदित हो रहा है ग्रह। अस्त गति ग्रह मान सम्मान धन और कार्य का नाश करता है। मतलब अस्त गति से चलने वाला ग्रह, जैसे शनि किसी का अस्त है तो मान सम्मान की हानि करा देगा, ठीक है, धन की हानि करा देगा, कार्य छीन लेगा, कार्य का नाश कर देगा। मार्गी ग्रह आरोग्य प्रदान करते हैं। कोई ग्रह अगर मार्गी चल रहा है तो वो आरोग्यता देता है। वक्री के अलावा अन्य सभी की गतियां मार्गी हैं। आगे चलते हैं। वक्री ग्रह अपनी राशि से पीछे राशि की स्थित ग्रह को का बल प्रदान करता है। यानी वैसे तो जो वक्री जो गुरु है, गुरु को तो हम सब जगह से ये कहते हैं कि गुरु तो कहीं भी बैठ जाए उसकी दृष्टियां बहुत अच्छी काम करती हैं। केंद्र में बैठ गया तो 1000 दोषों का नाश करता है। ठीक है, और अगर वो त्रिकोण में बैठ गया तो कम से कम 100 दोषों का नाश कर देगा। और यदि वो वक्री अवस्था में है, यानी वो एक घर पीछे का फल दे रहा है, वक्री कहते हैं टेढ़ा, और लेकिन फिर भी क्या कहा इन्होंने,
हाँ, लेकिन वक्री होने पर बृहस्पति का फल कम है। अन्य ग्रहों का सुनिए। वक्री अपनी राशि से पिछली राशि में स्थित ग्रह को बल प्रदान करता है, और मार्गी ग्रह अपनी राशि से अगली राशि में स्थित ग्रह को बल प्रदान करता है। वैसे तो सभी ग्रह मार्गी हैं, और अपने से अगली राशि में बल प्रदान करता है। आप जरा देखिएगा कभी लगन कुंडली के चार्ट को और चलित के चार्ट को देखिएगा, तो चलित में कई बार जो जैसे कोई ग्रह अष्टम में बैठा है और आपने उसे चलित में देखा, तो चलित में वो नवम में भाग गया, नवम में आ गया। कहते हैं अष्टम में बैठा हुआ कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता, लेकिन जो अष्टम में बैठा हुआ चलित में नवम में आ गया, तो समझ लो वो अशुभ तो जो दे रहा था, लेकिन वो शुभ भी देगा। ठीक है, आप मेरी बात समझे होंगे मैंने क्या कहा। वक्री ग्रह अपनी राशि से पिछली राशि में स्थित ग्रह को बल प्रदान करता है, ठीक है, और मार्गी ग्रह अपनी राशि से अगली राशि में स्थित ग्रह को बल प्रदान करता है। और उन्होंने ये कहा है कि सभी ग्रह मार्गी होते हैं, किसको छोड़ करके? वक्री के अलावा अन्य सभी ग्रह मार्गी होते हैं। अब जरूरी थोड़ी सारे ग्रह वक्री बैठे हो, किसी की कुंडली में एक दो वक्री होंगे होंगे तो ठीक है, बाकी अन्य सब ग्रह मार्गी हैं। और अगर वह अपनी राशि से अगली राशि में स्थित ग्रह को बल प्रदान करते हैं, यानी जो भी वक्री ग्रह, मतलब जितने भी ग्रह बैठे हैं, अगर वो अस्त नहीं है, वो वक्री नहीं है, तो वो मार्गी हैं, मतलब उनको मार्गी कहा जाएगा। वो अपने मार्ग में विचरण कर रहे हैं, और वो नेक्स्ट राशि के फल को क्या करेंगे? बल प्रदान करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अष्टम में बैठा हुआ कोई भी ग्रह शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अगर वही ग्रह चलित चार्ट में नवम में पहुंच गया, तो वो शुभत्व को भी बढ़ा देगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी जी। जी, आज तो हमारी कक्षा में अर्पण व्यास जी जुड़े हैं। प्रणाम महोदय, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका, आप हमारी कक्षा में आए। कुछ अपने सुभाषित वचन कहेंगे महोदय? क्या आप मुझे सुन पा रहे हाँ हैं? ठीक है मैम, बट जी जी प्रणाम माता जी। हाँ नहीं, हाँ, मुझे अंजलि माता जी। जी कहिए महोदय। अंजलि जी, क्या है कि थोड़ा सा हमारा स्वयं आज देखा मैंने मीटिंग को, तो मेरा मन हुआ कि चलो थोड़ा सा जा करके थोड़ा सा दर्शन किया जाए सभी लोगों का। थोड़ा सा आपका जो है जो पढ़ाने का तरीका है और जो व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी समझी जाए। तो क्या है, वैदिक ब्राह्मण परिवार का के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो क्या चाहता है आपसे। बाकी बस यही था कि थोड़ा सा समझ लिया जाए आपका तौर तरीका, इसलिए चुपचाप चला आया और आकर के बैठ गया कि देखते हैं क्या अरे चल रहा है। हाँ, महोदय, मध्य मध्य में बहुत बहुत सज्जन लोग आते हैं, माहौल देखते हैं, पर हमें तो अच्छा लगता है सर। हम तो आप से ही सीखे हैं कि हम जो है धर्म पूर्वक चलें और इस विद्या का के प्रति जागरूकता फैलाएं। जी जी। तो बहुत मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और उत्साहित भी हूँ कि वैदिक ब्राह्मण परिवार में से कम जो पढ़ कर के जा रहा है वो कहीं ना कहीं सेवा भाव से लोगों की सेवा कर रहा है। तो ये हमारे जी। लिए बहुत ही गर्व की बात है, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इसी प्रकार से आगे बढ़ें, ब्राह्मणों की सेवा करें और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कार्य करें। आपको हमारी ओर से ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जय जय जी श्री सर। परशुराम। जय माई की। जी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप हमारी कक्षा में आए, और बहुत बहुत आपके आशीर्वाद मुझे मिल पाया, आप मेरी कक्षा में आए, मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। और देव गुरु की कृपा कहीं ना कहीं मुझ पर हो रही है। आज का तो दिन ही इतना उत्तम गया, मेरे बहुत सारे टीचर आज मुझे मिले, और मतलब मैं क्या बताऊं, मेरा दिन बन गया आज का। तो मुझे टीचर्स मिल गए बहुत सारे अपने, तो ये भी मेरे लिए एक अच्छा संकेत था। और अब मैं कक्षा को आगे बढ़ाती हूँ, हम चलते हैं अपनी कक्षा में। जी, मार्गी ग्रह आरोग्य प्रदान करते हैं। वक्री के अलावा अन्य सभी ग्रहों की गतियां मार्गी होती हैं। वक्री ग्रह अपनी राशि के पीछे पिछली राशि में स्थित ग्रह को बल प्रदान करता है, और मार्गी ग्रह अपनी राशि से अगली राशि में स्थित ग्रह को बल प्रदान करता है। और मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि कोई ग्रह अष्टम में बैठा है
और हमने उसको चलित में देखा, वो नवम में पहुंच गया, तो तात्पर्य ये है कि वो शुभ फल भी देगा, क्योंकि नवम भाव तो शुभता का हो गया। ठीक है। अगर वो शुभ राशि पर बैठ गया, कोई शुभ दृष्टि आ गई, तो फिर फल का क्या कहना, यानी वो वहां उसका जो अशुभत्व, जो अष्टम में वो लगन चार्ट से दिखा रहा था, वो वहां कट गया। अब ये फलित करने वालों का तरीका है कि वो चीजों को किस तरह से देखते हैं। यहाँ बल से तात्पर्य ग्रहों के शुभ फल देने की क्षमता से है। कोई ग्रह यदि मंद गतिक है, तो वह 25% चेष्टा बली होगा। इसका भाव यही है कि ग्रह अपनी क्षमता 25% शुभ फल देगा और 75% अशुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि वो मंद गति है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप सब जानते ही हैं। मतलब जिसमें जितनी ऊर्जा बल होगा, वह उस हिसाब से शुभत्व फल देगा। यहाँ सीधे ग्रह की गति देखकर फलादेश नहीं करना चाहिए, बल्कि फलादेश से पूर्व बृहत पाराशरीय लघु पाराशरी के नियमों के अनुसार ग्रहों के शुभत्व का निर्णय अवश्य कर लेना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने ये आपको एक पुस्तक बताई, भारतीय ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत, आशुतोष शर्मा जी की है, और ये अमेजोन पर या कहीं भी मार्केट में आपको मिल जाएगी। 100-150 रुपए की पतली सी पुस्तक है। इसमें हालांकि कुछ पाराशरी सूत्र दे रखे हैं। अब आपको वो ये कि डिपेंड करता है किसने किस तरह से पढ़ा है। तो इसमें आपको वैसे थोड़ी हेल्प मिलेगी, कुछ चीजें हैं इसमें, सारा बेसिक पढ़ाया गया है, सारा बेसिक फंडामेंटल है इसमें। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, जब तक कोई व्यक्ति पराशरी नहीं पढ़ता, इसके छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया गया है, लघु पाराशरी, मध्य पाराशरी और बृहद पाराशरी। और एक बहुत बड़ी पुस्तक है बृहद पाराशर हुराशास्त्र। तो वह व्यक्ति ज्योतिष नहीं माना जाता, क्योंकि पराशरी जो पराशर ऋषि जी के सूत्र हैं, उनको हम लागू करते हैं। जैसे कि अभी मैंने उस दिन एक बात कही थी कि केंद्र में पड़े हुए सभी अशुभ ग्रह अपनी अशुभता का त्याग करते हैं, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो शुभ फल देंगे। अशुभता का त्याग करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा कि शुभ फल देंगे। अब यह शुभ देंगे, इसके लिए हमें पूरी कुंडली को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, कि भाई वो किस राशि पर है, किसकी दृष्टि जा रही है। बहुत तरीके से हमें उसे देखना होगा, भावात भावात के सिद्धांत लागू करना होगा, काल पुरुष की कुंडली से देखना होगा, चलित को देखना होगा। और हमको नक्षत्र इत्यादि का भी ध्यान होना चाहिए, कि जैसे कि केतु बृहस्पति के नक्षत्र पर बैठा है, तो वो अशुभ फल नहीं प्रदान करेगा, क्योंकि केतु क्या है, बृहस्पति का चेला है। और वैसे अगर कुंडली में केतु पीड़ित अवस्था में मतलब पीड़ित ऐसे बैठ जाए अशुभ अवस्था में, तो वो बहुत प्रकार के कष्टों को देगा, मतलब जीवन को हिला देगा, हर प्रतिपल चेंज कर देगा लाइफ। कभी मकान चेंज हो रहा है, कभी दुकान चेंज हो रही है, कभी जॉब चेंज हो रही है, कभी रिश्ते टूट रहे हैं, फिर नए रिश्ते बन रहे हैं, पर उनमें भी आजकल जैसे होता है ना, कि मैंने अभी बताया था, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आने वाला है। जो लोग ज्योतिष के क्षेत्र में उतर गए हैं, या जिनकी सिंह लगन की कुंडली है, या सिंह राशि है, कुंभ राशि है, ठीक है, जहां बृहस्पति का, सॉरी, जहां केतु और सूर्य सूर्य का कहीं गोचर चल रहा है या अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, तो उनकी लाइफ में एकदम ट्रांस मतलब उनकी आंतरिक विचारधारा बदलने वाली है, और वो एकदम चेंज होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो केतु के निकट आते ही व्यक्ति की पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज आता है, वो समाज से कटता है, वो रिश्तों को समझ पाता है, वो चीजों को देखता है, या वो भ्रम की स्थिति, अगर अशुभ है तो भ्रम की स्थिति में रहेगा, और शुभ है तो वो ऐसा कुछ प्राप्त हो जाएगा कि उसे लगेगा, अरे ये इसके बाद तो कुछ पाना शेष ही नहीं रह गया, मुझे तो यही चाहिए था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम ये पढ़ चुके हैं, अब ये शुभ और अशुभ पंचक बताए गए हैं, ये हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है। वो ये कि उच्च स्थिति में तो 100% फल देगा, मूल मूल त्रिकोण राशि में है, यानी 1, 5, 9 में बैठा है तो 75% देगा। अपनी राशि में है तो 50% देगा। मित्र राशि में है, अधिमित्र यानी मित्रता के निकट है, जैसे कहा था ना, तात्कालिक मित्रता और इत्यादि, तो 37% रिजल्ट देगा। और मित्र ग्रह में है तो 25% देगा। अब वैसा ही उसमें समझ लो कि नीच राशि में है तो 0% हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वो फल देगा। ये एक सामान्य बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी हम आगे पढ़ेंगे, वो पंचक का भी अलग से बताया जाता है, उसके लिए मैंने लिखा हुआ तो है, लेकिन मैं वो अभी पढ़ाना नहीं चाहती। हम पहले बहुत जरूरी चीजें समझ लेते हैं। ग्रहों की गतियां, ये गतियां वगैरह ये चीजें पढ़ने की हैं, लेकिन ये आप स्वयं ही पढ़ें। यहाँ आ जाइए नीचे।
अतिचारी ग्रह का फल शास्त्रों में बहुत अशुभ बताया गया है। अतिचारी से मतलब जो आगे का, जैसे होता है ना, वक्री ग्रह एक घर पीछे का फल देगा, अतिचारी ग्रह एक घर आगे का फल देगा। अब अतिचारी ग्रह के फल शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। जैसे अभी पीछे आ जाता ना गोचर में, अब जब हम देखते हैं तो गोचर में बता देते हैं कि जो है ये ग्रह वक्री चल रहा है, ये अतिचारी हो रहा है, ये मार्गी हो रहा है, या राहु केतु तो वैसे सदैव वक्री ही रहते हैं। ठीक है, तो उनका वक्री प्रभाव हमेशा रहता है, वो चाहे हम किसी भी कुंडली लगन से देखें, चलित से देखें, नवमान से देखें, तो राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं। और जो ये कालसर्प दोष इत्यादि आधुनिक विद्वान बताते हैं, लेकिन इसका पराशरी में कहीं वो नहीं है, ना ही इनकी कुछ दृष्टियां कही गई हैं। अन्य ऋषियों ने इनकी दृष्टियां बता दी हैं कि भाई पांचवी, नवी और सातवीं दृष्टि है, लेकिन पराशरी में इसका कहीं वो नहीं है, ना ही पराशरी में ये कहा गया है कि ये कालसर्प दोष इत्यादि या पितृ दोष इत्यादि होता है। लेकिन फिर भी हमें ऋषि सूत्रों को लेकर चलना है, और आधुनिकता में जो चलन है उसमें कोई चीज आवश्यक है तो ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने अनुभव से भी कुछ सीखते हैं। अगर कहीं सूर्य का राहु के साथ ग्रहण दोष है, बुध भी पीड़ित हो गया, तो नाना प्रकार के कष्ट वो व्यक्ति देखेगा, क्योंकि वो कई कई जगह का जो है बुध कारकत्व प्राप्त है, और सूर्य भी पीड़ित है, तो उसे पिता से भी लाभ नहीं हो पाएगा उतना, ना उसे सरकारी नौकरी लग पाएगी, ना उसे सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बाधा आएगी, तो बहुत सारी आत्मा भी पीड़ित रहेगी। ठीक है, आत्मा का भी कारक है सूर्य, तो बहुत सारी चीजें हम एक ही ग्रह से हम देख पाते हैं। आगे चलते हैं, तो कोई भी ग्रह चाहे वह वक्री हो, क्यों वक्री ही क्यों ना हो, यदि अस्त हो जाए तो बलहीन ही समझा जाता है। ठीक है, यानी वक्री ग्रह अगर अस्त है तो वो बलहीन है, यानी कोई भी ग्रह अगर अस्त है तो वो बलहीन है। और अतिचारी ग्रह शास्त्रों में उसका अशुभ फल बताया गया है। पाप ग्रह वक्री हो तो अति पापी, यानी पाप ग्रह वक्री हो गया तो अति पापी। शुभ ग्रह वक्री हो तो अति शुभ। ठीक है, शुभ शुभ ग्रह अगर वक्री हो जाए तो अति शुभ, लेकिन बृहस्पति को केंद्र में वक्री होना अच्छा नहीं, मतलब लगन में अगर वो वक्री अवस्था में बैठ जाए तो वो इतना शुभ फल नहीं दे पाएगा, ऐसा कहते हैं, बृहस्पति के बारे में कहते हैं। ठीक है, बाकी अन्य ग्रह वक्री होकर के केंद्र में बैठ जाए तो वो शुभ फल देंगे, लेकिन बृहस्पति को लेकर के नहीं कहा गया, इसलिए कहते हैं बृहस्पति को ठीक करो। वक्र गति ग्रह परदेशवास, स्थानांतरण, भटकाव, चिंता व रोग अवश्य प्रदान करते हैं। यानी कोई ग्रह अगर वक्री चल रहा है, और गोचर में जो भी स्थिति हमने सुना ये ग्रह वक्री चल रहा है, तो आप अपना गोचर राशिफल देखिए, मतलब अपना जो आपका चंद्र वो क्या कहते हैं, उसमें गोचर देखिए अपनी कुंडली का, उसमें देखिए कि भाई वक्री अवस्था में कौन सा ग्रह है, उसका क्या फल है। तो यहाँ पर यही बताया है कि पाप ग्रह वक्री हो तो अति पापी, शुभ ग्रह वक्री हो तो अति शुभ, और वक्री गति ग्रह परदेश वास, स्थानांतरण, भटकाव, चिंता व रोग अवश्य प्रदान करता है। ठीक है, यानी वक्री ग्रह अगर चल रहा है तो सबकी राशियों पर भिन्न भिन्न प्रभाव उसका पड़ता है, और अगर किसी के लिए वो अशुभ, अब अशुभ हो गया तो उसका ज्यादा दुष्प्रभाव रहता है। समान गति ग्रह अपना सहज नैसर्गिक सामान्य फल प्रदान करता है, जिसकी गति समान रहती है वह अपना जो प्राकृतिक उसका फल है वह प्रदान करता है। मंद और कुटिल गति ग्रह भी समान गति ग्रह की तरह ही फल देते हैं। कुटिल गति ग्रह कभी कभी अचानक ही कोई बड़ा बुरा फल दे देते हैं। अब जिसका प्रभाव ही कुटिल है, राहु, अब राहु क्या कहता है, राहु भी आपको सिखाता है, राहु आपको पाप करने के लिए उकसाएगा, गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए उकसाएगा, आपको कहेगा लोन लो, इंश्योरेंस में लगाओ, इसमें लगाओ, या जैसे आजकल लोग करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन वो क्या कहेंगे, इंश्योरेंस में लगाना, मतलब पैसे शेयर्स लेना वगैरह, ये एक प्रकार का जुआ है। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति धर्म पूर्वक नहीं चला और राहु कहीं शुभ अवस्था में नहीं है, तो व्यक्ति नीचे आ जाएगा, क्योंकि राहु ने तो आपको उकसा दिया कि आप धन लो, आप लोन लो, आप शेयर्स लो, लेकिन ये भी तो देखो तुम्हारी कुंडली में कर्जे लेने की स्थिति है कैसी है, या धर्म बल कितना है। मतलब अगर आपने धर्म बल से नीचे गिरे तो राहु केतु शनि बहुत पीड़ित करते हैं। इसलिए राहु केतु शनि हमेशा ये कहते हैं कि जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आए, शुभत्व हो अथवा अशुभत्व हो, अपने धर्म बल को ना गिराएं, क्योंकि अगर वो शुभ अवस्था में ही बैठा हुआ है तो वो बाद में परिणाम दुखद देगा, क्योंकि आप अपने धर्म बल को गिरा रहे हैं, आप अशुभ तरीके से पैसे कमा रहे हैं, आपने शेयर सट्टे में पैसे लगाए, अब मानो आपको तो आप जीत गए, आपको तो पैसा मिल गया लॉटरी से, लेकिन किसी का तो डूब गया ना, क्योंकि जितना शेयर मार्केट में पैसा लगता है 1 और 2% ही किसी को मिलता है, बाकी सबका डूबता ही है।
ठीक है, तो अब जिसका पैसा डूबा उसको तो हानि हुई, यानी वो एक फेयर मनी नहीं है। तो इसलिए हमें धर्म पूर्वक ही कार्य करना चाहिए, अपने परिश्रम द्वारा कमाया गया धन ही भोगना चाहिए। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आपको समझ में आ रहा है? जी। दरअसल आजकल लोग क्या करते हैं ना, बस कैसे भी पैसा आ जाए, पैसा कमाने में लगे रहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा। फलादेश के समय ग्रह बल के त्वरित अनुमान में यह सारणी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। कौन सी सारणी? राशि विनिमय संबंध, स्थान संबंध। जो ग्रह परस्पर एक दूसरे की राशि में स्थित हो, उनमें राशि विनिमय संबंध होता है। ये भी पराशर, देखिए यहाँ तो खुद ही लिख दिया है, पराशरी इस प्रथम स्थान संबंधो दृष्टि अस्तु द्वितीय कहा तृतीय स्त्वेत कतो दृष्टि ही स्थित केत्र चतुर्थ कहा। अब इसको अभी हम समझेंगे इसमें क्या लिखा है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि स्थान का संबंध, जो ग्रह परस्पर एक दूसरे से राशि परिवर्तन करते हैं, एक दूसरे की राशि में स्थित रहते हैं, तो वह महत्व रखता है जब हम फल कथन करें। एक मैंने आपको बताया था ना, एक छोटा सा सूत्र के पंचम का स्वामी नवम, नवम का स्वामी पंचम में पहुंच गया, बड़ा अच्छा योग है भाई। या दशम का स्वामी भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान का स्वामी कर्म स्थान में। या लाभेश धनेश में पहुंच गया, धनेश लाभेश में। या चतुर्थेश जाकर के बैठ गया पंचम में। बड़ा अच्छा योग बताया जाता है ये। मतलब ऐसे सूत्र ही कहते हैं कि व्यक्ति को अचानक से जो है बहुत लाभ होने लगता है। भाई जितना कर्म करा उतना लाभ हो गया, कर्म की स्थिति को देखें, जितना धन कमाया धन से लाभ हो गया। और यदि हम उस सुख भाव को देखें तो पंचम से हमें अगर उसका मतलब चतुर्थेश जाकर पंचम में बैठ गया तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब यहाँ पर ये स्थान परिवर्तन हो गया, ठीक है। फिर क्या कहा? दृष्टि संबंध। एक दूसरे की पूर्ण दृष्टि से देखने वाले ग्रहों की दृष्टि संबंध होता है। जिस पर पूरी दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि है, ठीक है। तो पूर्ण दृष्टि का फल कहने ही क्या, अब वो शुभ दृष्टि जा रही हो तो शुभत्व को बढ़ा देगी, और अब अशुभ दृष्टि जा रही हो तो अशुभत्व को बढ़ा देगी, ठीक है। और हर प्रत्येक ग्रह अपने से सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, यानी पूर्ण दृष्टि का सर्वाधिक प्रभाव होता है। और कुछ ग्रहों की कुछ विशेष दृष्टियां कही गई हैं, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि मंगल बेशक मार्गेश हो, लेकिन मंगल जहां बैठा वहां से चौथी दृष्टि जहां जा रही है वहां वो लाभ देगा। लाभ देगा मतलब हेल्प करेगा, एक तरह से कहिए दैवीय कृपा प्राप्त हो गई उस व्यक्ति को, ठीक है। मानो वहां वो चौथे घर में जाकर के किसी को चोटिल हो गया, अब उस वहां से चौथी दृष्टि जहां जा रही है वो उस भाव को, उस भाव की हेल्प करेगा, संकट में, एक्सीडेंट में, खून खराब, मतलब जो भी एक्स वाई जेड जिस भी तरह की सिचुएशन वहां बन रही है, वहां वह सहयोगात्मक स्थिति रहेगी, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि का काम है हेल्प करना। आगे बढ़ते हैं। तो जब हम फल कथन करते हैं तो हम चीजों का ध्यान रखते हैं कि किस ग्रह, कौन सा ग्रह स्वग्रही है, वक्री है, मार्गी है, अस्त है, कितना बल है, कौन से नक्षत्र पर है। उसके बाद हमने यहाँ देखा दूसरा कहा, ग्रहों का संबंध, स्थान परिवर्तन देखेंगे, ठीक है। दृष्टि संबंधों को देखेंगे, युति संबंधों को भी देखेंगे। अब मानो कोई ग्रह शुभ स्थिति में तो बैठा है, लेकिन हुआ क्या, और भी पाप ग्रह उसको देख रहे हैं या पाप ग्रहों के साथ बैठ गया तो उसका शुभत्व कम हो गया। भाई बेचारा एक अच्छा ग्रह कर क्या लेगा, वो तो कई पाप प्रभावों के बीच में आ गया। फॉर एग्जाम्पल वृश्चिक राशि में मंगल बैठा है, अब मंगल की अपनी राशि है वृश्चिक राशि, लेकिन उसमें चंद्रमा भी बैठ गया तो चंद्रमा नीच का हो गया, सूर्य भी बैठ गया, अंगारक दोष बना दिया, मंगल भी ऑलरेडी विराजमान है, फिर बुध और बैठ गया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि मानो मंगल अपनी राशि पे बेशक बैठा हो, लेकिन उसके साथ और बहुत सारे प्लैनेट बैठ गए हैं जो उस भाव को बिगाड़ रहे हैं और उस भाव को पीड़ित कर रहे हैं। बेशक दृष्टि संबंध से कुछ ग्रह काम कर रहे हों, लेकिन उस भाव को बैठकर उन्होंने खराब कर दिया। यानी ऐसे